हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम फरवरी का जो करंट अफेयर है उसे कवर करने जा रहे हैं। और पूरी फरवरी के जो करंट अफेयर है वो आपको दो पार्ट में मिलेगा। पहले पार्ट में आपको 50 प्रश्न और दूसरे पार्ट में भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये सभी प्रश्न, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की कर रहे हैं, या फिर आरओ एआरओ या किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सीरीज होगी हमारी पूरी एमसीक्यू में होगी, और साथ में उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसको भी साथ में लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें फरवरी महीने का जितना भी पूरा करंट अफेयर होगा उसे हम कवर करने जा रहे हैं आज। तो चलते हैं आगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने, ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई और डी भुवनेश्वर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं, आज के जितने भी एग्जाम्स हैं, उनमें एक चलन है फैक्ट के रूप में और कथन के रूप में प्रश्नों को पूछना। तो इसके साथ में आप जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें भी कवर करेंगे। देख लेते हैं। देखिए, पहला 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में कहाँ किया गया? ये आईएनए स्थित दिल्ली हॉट में, आईएनए स्थित नई दिल्ली हॉट में इसका आयोजन किया गया। 1 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के द्वारा किया गया। इस महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन और लोक कथाओं का प्रदर्शन और उनकी बिक्री को शामिल किया गया है। और यह महोत्सव देश भर से आदिवासी की समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति को एक स्थान पर लाकर लोगों को उनसे परिचित कराने का उद्देश्य है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2017 से की गई, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है आदि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न 2 है, हाल ही में किस तिथि को वर्ष 2021 भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया गया? तो किस तिथि को किया गया? ऑप्शन ए 28 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021, 1 फरवरी 2021 या 25 फरवरी 2021। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 28 जनवरी 2021 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट, देखिए 8 नहीं, ये 28 जनवरी है, तो इसे सही कर लेंगे। देखिए 28 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबरा पोम्पली ने नई दिल्ली में वर्ष 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया। और ये 5 विषयों पर केंद्रित करेगा। पहला होगा हमारा पर्यावरण संरक्षण, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा जैव विविधता संरक्षण, और फोर्थ है हमारा सतत शहरी विकास और नवीकरणीय, एंड फिफ्थ है हमारा ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास करना। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं इसके, 5 ऑब्जेक्ट हैं इसके, जिनके लिए इसे घोषित किया गया है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष। ठीक है, तो
कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। आज जो प्रश्नों का चलन है, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उसी में कथन से रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसके वहाँ से सीधे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 44वां, बी 50वां, सी 45वां या डी 46वां। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 45वां। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो टैगलाइन है, वह है हमारी वयम रक्षाम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो के नटराजन हैं। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में अध्यक्ष जो महानिदेशक हैं वो हैं के नटराजन। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 1 फरवरी या फिर डी 2 फरवरी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 फरवरी को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इनके वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड कहते किसे हैं? देखिए, नमी या दलदली वाले जो क्षेत्र होते हैं, नमी या दलदली वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के एक शहर है रामसर, तो रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया था। कुछ थीम्स, तो 2019 की जो थीम थी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, यानी कि वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ष 2020 की वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और 2021 की जो थीम थी इसका जो वो है हमारी आर्द्रभूमि और जल, यानी कि वेटलैंड्स एंड वाटर। तो थीम को याद रखेंगे, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में सहतूत बांध के निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो यह बांध स्थित है, कहां पर स्थित है ये? ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अफगानिस्तान। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 9 फरवरी 2021 को अफगानिस्तान में लालंदर बांध, यानी कि जिसे सहतूत बांध भी कहते हैं, के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किसके मध्य किए गए? भारत और अफगानिस्तान के। देखिए, यह समझौता ज्ञापन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। और यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक नई साझेदारी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? ऑप्शन ए जैव विविधता, आत्मनिर्भरता, सी संविधान या डी नारी शक्ति। तो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता। आगे देखते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। तो वर्ष 2020 का आत्मनिर्भरता। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के प्रबंध निदेशक शिव रामकृष्णन वेंकटेश्वर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कई क्षेत्र के लोगों के बीच पहचान मिली।
क्योंकि इसे कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था से निपटने के एक हथियार के तौर पर भी देखा गया है। वर्ष 2017 में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो हिंदी भाषा शब्द चुना था वो चुना था आपका आधार, 2018 में नारी शक्ति और वर्ष 2019 में संविधान को। तो याद रखेंगे, पिछले भी याद रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि जब कोई करंट का प्रश्न पूछा जाता तो इन्हीं से रिलेटेड करके क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी बंगलुरु या फिर डी भुवनेश्वर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बंगलुरु। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशन रीजन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भारत की मेजबानी में बंगलुरु में आयोजित किया गया और यह सम्मेलन 3 से 5 फरवरी 2021 तक बंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2021 के दौरान संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना इसका मुख्य विषय था। यह सम्मेलन एक संस्थागत, आर्थिक और सहकारी वातावरण में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल है। नीचे जो हमारे देश शामिल थे इसमें देखिए 4 देश शामिल थे इसमें। मालदीव, 4 देश के रक्षा मंत्री शामिल थे। मालदीव, कोमोरोस, ईरान और मेडागास्कर के रक्षा मंत्री थे और 6 देशों के राजदूत थे। कौन से? ऑस्ट्रेलिया, केन्या, सेशेल्स, मॉरिशस, कुवैत और म्यांमार के राजदूत, सूडान का रक्षा सचिव और 10 देशों के सेना प्रमुखों ने इसमें भाग लिया था। तो याद रखेंगे, कभी इनसे भी पूछ लेते कि कौन सा देश इसमें शामिल था या किस देश के रक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पीछे का जो प्रश्न है वहां से इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो उसमें होगा आंसर ऑप्शन सी बंगलुरु में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण बंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन यानी कि कर्नाटक में शुरू हुआ। एरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है। एरो इंडिया 2021 का केंद्रीय क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र है और इसका जो आयोजन करता है वो DRDO करते हैं। DRDO द्वारा किया जाता है। DRDO का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए मित्रा का संबंध है वायुयान, कपड़ा, रेलवे या कृषि से। मित्रा क्या है? एक योजना है जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कपड़े से। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए बजट 2021 और 22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की घोषणा की और यह योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के अतिरिक्त शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए प्रतिस्पर्धी उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना, निवेश को आकर्षित करना और साथ ही साथ रोजगार को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य होगा। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट है ये है कि इस योजना के अंतर्गत देखिए 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्कों को भी स्थापित किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे कि कितने पार्कों को? 7 पार्कों को। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? यदि आप ये जानते होंगे कि इससे रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट है, उसकी कौन मंत्री हैं, तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी कौन है? हमारे कपड़ा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट में देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही इम्पोर्टेंट रखना है, किसने उद्घाटन किया या कब किया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ आयोजित किया गया, स्थापित किया गया। ए नई दिल्ली, मुंबई, सी चेन्नई, डी लखनऊ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई में स्थापित किया गया। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा की गई। तो ये याद रखेंगे, ये जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इसका घोषणा की है। नेक्स्ट, असोम माला कार्यक्रम का संबंध किससे है? ए रेल मार्ग, बी सड़क मार्ग, बी वायु मार्ग या फिर डी व्यापार। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से कैसे? क्योंकि असोम माला कहाँ का है? असम से पता लग जाएगा आपको असम का है, और असम की जितनी जो सड़क हैं और उनके राजमार्ग हैं वहाँ उनको एक अच्छा बेहतर बनाना है, उनका एक लक्ष्य है इसका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में असोम माला नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य में राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के बीच गुणवत्तापूर्ण इंटरलिंकिंग सड़क प्रदान करना है, और इस योजना का एक अन्य उद्देश्य राज्य में मल्टी मॉडल परिवहन को भी बढ़ावा देना है। तो याद रखेंगे, असम मेला किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। किसके लिए समर्पित है? सड़कों के लिए। नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ए उड़ीसा, बी लद्दाख या सी महाराष्ट्र या फिर डी जम्मू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख में। कोई इंपॉर्टेंट, देखिए, पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना शुरू की जाएगी, और इस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और ONGC यानी कि तेल व पेट्रोलियम गैस निगम ऊर्जा क्षेत्र के बीच इस परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 3 पक्ष हैं इसमें। पहला, केंद्र शासित प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और प्राकृतिक गैस निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम ONGC। तो इन तीनों के बीच में ये एक समझौता किया गया। नेक्स्ट, सांस SAANS अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर डी जम्मू में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखते हैं। देखिए, 5 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो किसके? निमोनिया के कारण जो शिशुओं की जो मृत्यु हो रही थी उसमें कमी लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और इसका देखिए पूरा नाम क्या है? देखिए, सांस। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसका पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि सांस है तो सांस का फुल फॉर्म क्या है। और यह अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु संचालित किया जा रहा है। तो किससे रिलेटेड है ये? निमोनिया से है। किस प्रदेश का है? मध्य प्रदेश से है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट, 15 कलिबेली वेटलैंड्स को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में स्थित है?
ए उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट कथन देख लेते हैं। ठीक है, फरवरी 2021 में तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिला प्रशासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कलिवेली वेटलैंड्स को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। कलिवेली वेटलैंड्स पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है? पुलिकट झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ के? भारत की नहीं है, दक्षिण भारत की है। और दूसरी कलिवेली। और यह वेटलैंड्स आर्द्रभूमि यानी कि पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए लद्दाख, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी या फिर लक्षद्वीप? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देख लेते हैं। देखिए, फरवरी 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 0 होने के साथ ही यह देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इस द्वीप में संक्रमण का जो पहला जो मामला आया था वो 10 जून 2020 को देखा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने? कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो सही आंसर होगा इसका जल शक्ति मंत्रालय ने, ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। इंपॉर्टेंट में, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना, गोवर्धन पॉलिसी पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। और इस पहल का उद्देश्य मवेशी व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। आगे देखते हैं। तो ये याद रखेंगे कि किसके तहत इसको शुरू किया गया है। तो स्वच्छ ग्रामीण मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ए 54वीं, बी 55वीं या सी 53वीं या डी 57वीं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 53वीं। इंपॉर्टेंट में देखिए, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्यवाही को लेकर भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान फिसला है। EIU के ताज़ा सूचकांक में जो नॉर्वे है, नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला। तो पहले नंबर पर नॉर्वे है। भारत की जो रैंक है इसमें भारत का जो स्थान है वो 53वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी भारत? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नेपाल। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड नेपाल ने भारत के सतलज जल विद्युत निगम को अरुण जल विद्युत परियोजना का कार्य सौंपा है। 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने की परियोजना SJVN को प्रदान की गई है। तो SJVN सतलज जल विद्युत निगम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? ए ऐश्वर्य श्रीधर, रॉबर्ट इरविन, मार्टिन बेल या टिम लामान? तो इसका होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट इरविन। आइए इस प्रश्न की डिटेल देखते हैं कुछ। तो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है, जिसे उन्होंने
कैप यार्क यानी कि क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके ली थी। जो बुश फायर की जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लग गई थी, तो वहां से ये उन्होंने इसको शूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, डी पश्चिम बंगाल। यानी कि इसमें वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्या क्या कि एक माँ योजना चलाई है और उस माँ योजना में गरीबों को 5 रुपये प्लेट, 5 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था रखी है। और जिसमें ये 20 रुपये इस पर खर्च आएगा, लेकिन 15 रुपये की जो सब्सिडी है वो सरकार इसमें वहन करेगी। तो देखते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 फरवरी 2021 को माँ योजना लॉन्च की, जिसके तहत सरकार गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी। और इसके तहत चावल, दाल, अंडा और एक सब्जी 5 रुपये में मिलेगी। और साथ साथ ही इसमें 15 रुपये का जो खर्चा आएगा वो 20 रुपये का आएगा, लेकिन 15 रुपये सरकार इसमें सब्सिडी अपने वहन करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्युदय योजना का संबंध है। तो अभ्युदय योजना, यदि आप किसी भी अच्छे पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। तो उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरल से या मध्य प्रदेश से। तो देखिए, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 2021 को जिला स्तर पर छात्रों को आईएएस, पीसीएस, नीट और आईआईटी जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मकसद ऐसे छात्रों की मदद करना है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग करने में असमर्थ हैं। तो इस योजना के तहत गरीब प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। तो इस पर तो ये अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। जो भी आर्थिक स्थिति जिन छात्रों की जिन कमज़ोर है, तो वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा कर उन्हें मुफ्त में कोचिंग भी दी जाएगी। और ये 16 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन इसकी कक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं, जो अभी मंडल स्तर पर स्टार्ट हुई हैं और धीरे धीरे इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लेकर के लाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, मारिया द्रगही ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन जापान, इटली, फ्रांस या रूस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री के रूप में मारिया द्रगही ने हाल ही में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो ये पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारिया द्रगही ने 12 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मारिया ने 2011 से 2019 तक यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वे गुइसेप्पे कांटे की जगह लेंगे, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों में विफलता के कारण इस्तीफा दे दिया था। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटारेला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओंकोंजी इविला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त चुना गया है। तो ये किस देश की हैं? देखिए, नाइजीरिया, इटली, फ्रांस या ट्यूनेशिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजीरिया। देखिए, नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया की एक पहली महिला है, पहली अफ्रीकी महिला है जो विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक पद पर चुनी गई हैं।
देखिए, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री ओंकोंजी इविला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओंकोंजी इविला रॉबर्टो अजेवेंदो की जगह लेंगी। तो WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 11 फरवरी या डी 15 फरवरी। तो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन सी 11 फरवरी को। देखिए, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया, जिसका उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना है। 2021 के लिए इसकी जो थीम है वह वुमेन साइंटिस्ट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो थीम याद रखेंगे। थीम जो भी सम्मेलन होते हैं, जो भी योजनाएं हैं, सभी की थीम आपको जरूर याद रखनी, क्योंकि थीम से आजकल प्रश्न बहुत बन रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड है प्रश्नों का, थीम को लेकर के थीम बहुत बनते हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या फिर असम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। देखिए, देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 3 दिवसीय 13 से 15 फरवरी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया और यह इसका 11वां संस्करण है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गीत एवं स्थानीय हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया। इसके 10वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश में किया गया था। तो याद रखेंगे, तो 10वां संस्करण इसका अक्टूबर 2019 में किया गया था, जो मध्य प्रदेश में हुआ। और इसका आयोजन वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तो 2020 में नहीं हुआ, कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया, और 2021 में ये पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में किया गया। नेक्स्ट 27 है, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एस्टोनिया, फिनलैंड, लताविया या फिर रूस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस्टोनिया। डिटेल में देखते हैं कुछ। देखिए, काजा कलास रिफॉर्म पार्टी के नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कलाश के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीट वाली संसद रेगिकोगु में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता। एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश ऐसा बन गया है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही महिलाएं हैं। तो यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं केसरटी कालजुलेद, ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है वो हमारी काजा कलास, और इसकी जो राजधानी है वो तल्लीन है। आगे बढ़ते हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी असम।
डिटेल में देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने वहाँ पर देखिए धुबरी फुलवाड़ी पुल की भी आधारशिला रखी और साथ ही पीएम ने असम में माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु परियोजना ब्रह्मपुत्र परियोजना शुरू की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कई छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य कनेक्टिविटी को आसान बनाना है। इसकी शुरुआत के साथ ही नीमाटी माजुली द्वीप, उत्तर गुवाहाटी, दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी हॉट सिंगीमारी के बीच रो पैक्स पोत संचालन का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये दोनों धुबरी और ये माजुली ब्रिज, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। माजुली अगला प्रश्न है, धुबरी फुलवाड़ी पुल जो हाल ही में चर्चा में था, किस नदी पर बनाया जाएगा? तो अभी पीछे जो प्रश्न हमने देखा था उसी प्रश्न में इसका जवाब भी है। तो देखते हैं, ए गंगा, बी महानदी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो के अंतर्गत ही की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ही आता, तो आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी। यह असम में धुबरी से मेघालय के फुलवाड़ी तक 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम के बीच की दूरी को भी कम करेगा। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर इस पुल का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधारशिला रखी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस भारतीय राज्य को चुना गया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी बंगलुरु, सी हैदराबाद या डी भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। आगे देखते हैं। देखिए, ऑर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की FAO द्वारा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह ऐसे शहर और कस्बों को इस प्रकार की मान्यता देने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनमें स्थित जो अर्बन फॉरेस्ट और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाए एवं लगातार उनका प्रबंधन भी किया जाए। तो इस तरह के जो सिटीज़ होंगे उन सिटीज़ को ट्री सिटी का नाम दिया गया, ट्री सिटी की मान्यता दी गई है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी दिल्ली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 में ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड़ेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा CM को दिया गया है। इनके व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। ये जो स्कॉच समूह के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे समीर कोचर, उनके द्वारा CM को ये दिया गया तड़ेपल्ली में। और पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। तो वहाँ की जो परियोजनाएं थी, उनकी जो यहाँ की योजनाएं थी प्रदेश की, उनके आधार पर इनको चुना गया है।
अगला प्रश्न, देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ये पहली टीम बनी है। तो ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी पाकिस्तान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। 4 विकेट से अफ्रीका को हरा दिया और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की और इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर डी कर्नाटक। सही आंसर होगा, जान देंगे, बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। महोत्सव में खजुराहो मंदिर भव्यता, धरनी और कला प्रेमियों की हलचल के साथ जीवंत होते हैं। पहले दिन के कार्यक्रम को, देखिए पहले दिन के जो कार्यक्रम होता है उसको गीता चंद्रन और उसकी मंडली द्वारा भारतनाट्यम प्रदर्शन और दीपक महाराज द्वारा कथक प्रदर्शन के लिए समर्पित है। ठीक है, तो जो पहला दिन होगा वो गीता चंद्रन और उसकी मंडली द्वारा भारतनाट्यम प्रदर्शन और दीपक महाराज के द्वारा कथक प्रदर्शन के लिए समर्पित किया जाता है। उत्सव का आयोजन सांस्कृतिक विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। कि इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। कि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है? ए मनीष पॉल, बी एकता कपूर या सी शशि रंजन या फिर डी हैं सुनील ग्रोवर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकता कपूर को। फैक्ट है इसमें, देखिए भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2010 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 45वें, बी 50वें, सी 48वें या फिर डी 52वें स्थान पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपनी इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी कर दिया। इस सूची में दुनिया में इनोवेशन के मामले में भारत जो था वो 50वें नंबर पर है और पिछले वर्ष की तुलना पर भारत 4 पायदान ऊपर गया है। और दक्षिण कोरिया जो है इसमें वो शीर्ष स्थान पर है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या डी एस जयशंकर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अमित शाह के द्वारा किया गया है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों के स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया। पुस्तक 1939 में सीआरपीएफ के उत्थान के बाद से इसके गौरवशाली इतिहास का वृत्तांत है और इसने सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियों और सफलताओं और बलिदानों के बारे में विस्तृत और गहन शोध किया है। देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं, देखिए लेखक है भुवन कुमार झा। तो भुवन कुमार झा इसके लेखक हैं। जो अगर राइटर पूछा जाए तो इसके ये लेखक हैं
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो भुवन कुमार झा इस पुस्तक के लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय के अनुसार कितने भारतीयों को विभिन्न विदेशी जेलों में रखा गया है? विदेशी जेलों में रखा गया है, देखिए 5,000, बी 7,139, सी 45,45 या डी 73,19। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7,139 भारतीयों को विभिन्न देशों की जेलों में रखा गया है। देखिए, दुनिया भर की विभिन्न जेलों में 7,139 भारतीय कैदी बंदी हैं। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी। तो इसके अनुसार सऊदी अरब में सबसे अधिक इनकी 1,599 भारतीय कैदी हैं। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि आप कितने के टोटल कितने हैं, तो 7,139 हैं विभिन्न, और सबसे अधिक किस देश में है, तो सऊदी अरब में है। तो कितने हैं, 1,599। ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा इसको रिपोर्ट दी गई है इसकी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। देखिए, 6 फरवरी 2021 को केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ कोचीन के सहयोग से दूध बैंक की स्थापना की गई है। अच्छा, ये उनके लिए, उन बच्चों के लिए है जिन्हें अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता। इनके स्तन दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, और जिन्हें अपनी माताओं द्वारा स्तनपान नहीं कराया जाता उनके लिए बैंक खोला गया है केरल में। अगला प्रश्न, देखिए, हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के 30वें संस्करण का लोकार्पण किया गया। इसमें कितने शब्दों को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन 6,000, 10,000, 1,000 या 5,000। सांकेतिक यानी कि जो सांकेतिक होते हैं हमारे, तो आंसर होगा इसका 10,000। ऑप्शन डी 10,000 शब्दों को इसमें शामिल किया गया है, और 6,000 शब्द इसमें पहले से ही हैं। देखिए, 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के 30वें संस्करण का लोकार्पण किया। इस शब्दकोश में 10,000 शब्द हैं, पहले के 6,000 शब्दों के सहित। इनके पहले 6,000 थे और अब कितने हो गए, इसमें 10,000 शब्द हो चुके हैं। यह शब्दकोश इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तैयार किया जाता है, और यह सेंटर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए अजय माथुर, बी उपेंद्र त्रिपाठी, सी राघवेंद्र प्रसाद या डॉक्टर अजय माथुर। तो सही ऑप्शन आंसर होगा हमारा ए अजय माथुर को। डिटेल देखते हैं। 15 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे। ठीक है, ISA की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान संयुक्त रूप से की थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। तो और जो इसका मुख्यालय है वो हमारा गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत में गुरुग्राम हरियाणा में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा हिमालय गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया गया है? ऑप्शन ए भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के द्वारा। तथ्य देखते हैं। पाकिस्तान ने हिमालयन गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत कराने का फैसला लिया है, ताकि दूसरे देशों द्वारा इसके अनाधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके। और इस कीमती नमक का निष्कर्षण पंजाब में सोल्ट रेंज से किया जाता है, जो पोतोहार पठार के दक्षिण और झेलम नदी के उत्तर तक फैला हुआ है। तो याद रखेंगे, जो हिमालय गुलाबी नमक है ये कहाँ से? पाकिस्तान ने इसको GI टैग देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, काला नमक चावल किसकी एक किस्म है जो हाल ही में खबरों में था? देखिए, काला नमक चावल है ये। तो नमक की है, चावल की, काला नमक या फिर गेहूं की? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी है चावल।
और इसे हम बुद्धा चावल भी कहते हैं, बुद्धा राइस। देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश 20 टन बुद्ध चावल की एक खेप को सिंगापुर को निर्यात करेगा। इसे काला नमक चावल के रूप में भी जाना जाता है। चावल की यह किस्म भारत में सुगंधित चावल की एक बेहतरीन किस्मों में से एक है और इसकी जो पैकिंग है उस पर एक महात्मा बुद्ध की एक युक्ति है कि इस चावल की विशिष्ट महक हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाएगी। ये उस पर अंकित की गई है, इस उक्ति को उस पर अंकित किया गया, पूरी लाइन को इस पर जो पैकिंग है। तो किसका है ये? तो ये बुद्धा, ये जो काला नमक चावल है ये किसके चावल है, उस चावल को हम क्या कहते हैं? बुद्धा राइस, बुद्धा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी केरल या फिर डी तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और प्रशासक जो हैं इसके प्रफुल्ल पटेल हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट, कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर बिहार। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बी। कागज रहित यानी कि डिजिटल यानी कि आईपैड के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2021 और 22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। देखिए 2021, ये 22 है, के लिए बजट पेश किया। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आईपैड प्रदान किया गया ताकि वे बजट की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और सदन में इसके लिए 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई थी ताकि जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको उसमें दर्शाया जा सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से उत्तर प्रदेश के बजट ऐप पर बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया है। मतलब आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से एक ऐप है, वहाँ से इसे डाउनलोड करके वहाँ से भी इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। तो सही आंसर होगा इसका दिल्ली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया। हुनर हाट 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की जो मेजबानी करेगा वो कर्नाटक करेगा। देखते हैं, देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2021 का दूसरा संस्करण है उसको कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। और ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की। 2021 के इस गेमों में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU के साथ साझेदारी में जैन की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा होस्ट किया जाएगा। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम आई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको जीता था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी दिल्ली या फिर डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए पिलखुआ उत्तर प्रदेश में। और राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया इसका। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में वर्चुअल मोड के माध्यम से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के फायर सेफ्टी
प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र HDC का उद्घाटन किया है। और भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा दिल्ली स्थित DRDO प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी द्वारा बनाई गई है। तो DRDO का मुख्यालय दिल्ली है और सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर केरल। तो डिजिटल विश्वविद्यालय ये केरल में किया गया है। तो आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, केरल। देखिए, केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो पहले डिजिटल विद्यालय का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे क्या? केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इस डिजिटल विश्वविद्यालय का नाम है। और ये कहाँ पर है? देखिए, तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। देखिए, कौन सी दवा है वो? देखिए, बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन को प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि ये क्या है कि मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है जो बांग्लादेश ने उठाया है। तो कीटोप्रोफेन दवाई का नाम याद रखेंगे, क्योंकि दवाई का नाम भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रश्न है इसका। देखिए, हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित सतह से सतह में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए आकाश NG, सूर्य मिसाइल, सी शौर्य मिसाइल या फिर VLSRSAM। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, VLSRSAM का। देखते हैं इसमें। देखिए, भारत में ही विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, तो कैसी मिसाइल है ये? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। VLSRSAM का 2 बार सफल परीक्षण किया गया। DRDO के अनुसार यह बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में ही समाप्त करने में सक्षम है और इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। और DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं आपके, चाहे व्हाट्सएप हों, सभी में आप इसको शेयर कीजिए। और पूरे जनवरी का इसमें पूरे फरवरी का इसमें हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है। इसके जो आगे की दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम आगे के 50 प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद में इसका एक मास्टर वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।